जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार सर्वदा आईएएस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आज जो हम शुरू करेंगे वो हम तैयारी को बिल्कुल एकदम एकदम अपना स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से जो है शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको जो है बहुत नया बताने वाला हूँ, लेकिन इस बात की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी बताऊँ इतना ऑथेंटिक, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्पी बताऊँ कि आपकी तैयारी अच्छी, बेहतर और जल्दी हो जाए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे जो है नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी जो है मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है जिनसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पैदा होती है कि उस तैयारी को करने के लिए, उस तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको चीज़ें याद रहें, इसके लिए जो आवश्यक कदम है, बताने वाले भी बहुत हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएँगे जो आपको तरह-तरह की रणनीतियाँ बनाते बताते रहेंगे। लेकिन कौन उतने फ्री में और आपको सही समय पर वो सारी चीज़ों के लिए गाइड कर रहा है। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी तैयारी को एक बेहतर किक मिल सके, एक बेहतर तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकें, और पूरी कोशिश के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तैयारी के लिए जो है आपके आवश्यक कदम क्या-क्या होने चाहिए? आपको शुरुआत से आज ये मान के चलिए, हिंदी साहित्य की ओरिएंटेशन क्लास है, शुरुआत से हमें क्या करना है? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको देखिए पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को जब तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको लोग ऐसे ही धूल में लठ मारते रहेंगे। होता नहीं है धूल में लठ मारना, अंदाज़ा लगाना, और तब तक आपको जो कोई कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, आप बस रणनीतियाँ देखते रहेंगे, आपको जो है कुछ भी नहीं मिलने का है। इसलिए अगर आप चाहते हैं एकदम क्रिस्पी करना अपनी तैयारी को, यानी कम समय में बेहतर तैयारी करना और अच्छा अच्छा स्कोर करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा पी वाई क्यू, यानी पिछले सालों के प्रश्नों को देखना। और ये वाला काम मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। आपके पिछले साल के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको अभी यहीं पर लाइव जो है दिखाऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न आपसे जो है पूछे गए, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नों को देखने के बाद में देखिए सिलेबस को विभाजित करना। अब कैटेगराइज करना आपको सिलेबस को। जैसे ही आपने पीवाईक्यू को देख लिया, सिलेबस बहुत बड़ा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस देखने की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कायदे से आप करेंगे तो सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या, हम सिलेबस को विभाजित करेंगे। विभाजित कैसे करेंगे? जैसे पहले आपने मान के चलिए कहानी खंड को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उपन्यास को उठा लिया, ठीक। उपन्यास के बाद में आपने कोई और एरिया जो आपको बेहतर लगता हो, आपने उस एरिया को उठा लियो। तो इस तरीके से आप जो है उसको कैटेगराइज़ कर लीजिए अभी। आपको जो बेहतर लगता है उसको पहले उठा लीजिए। वैसे सामान्यतः ये होता है कि लोग जो है कहानी वाले हिस्से को पहले उठाते हैं, कहानी उपन्यास वाले हिस्से को पहले उठाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला हिस्सा है, तो इसलिए इसको जो है पहले उठा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब जो आपने इसको विभाजित तो कर लिया है, विभाजित करने के बाद में जो ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, उसके बारे में आप विषय के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएँगे, अपनी समझ जो है उस पे विकसित कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली काम में भी मैं आपकी मदद कर दूँगा कि आपको टॉपिक को समझाना, या यानी जैसे आपने पहले कहानी और उपन्यास ले लिया, तो पहले मैं आपको उसके पीवाईक्यू दिखा दूँगा, ठीक है। पहले पीवाईक्यू दिखाऊँगा, पीवाईक्यू के बाद में मैं उसके खुद के हैंडमेड नोट्स जो मैंने अपने लिए भी बनाए हैं, या मैं और भी कई सारी चीज़ें आगे जो करूँगा वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप देखते रहें चीज़ों को बेहतरीन हो जाए। फिर उसके बाद में जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके हम निकालेंगे संभावित प्रश्न। क्या निकालेंगे? संभावित प्रश्न, यानी कि देखो, एक देख लिया पिछले वर्षों के प्रश्न, अब है संभावित प्रश्न, यानी उनसे कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप दोनों को निकाल लेना, यकीन मानिए, और फिर ये निकालने के बाद में संभावित प्रश्न और पिछले वर्ष के प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? यानी कि अब उन दोनों को अगर आप लिखने का प्रयास कर लें, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। और फिर से वो सबसे अंत में काम करना, वो करना है आपको जो है मॉडल आंसर तैयार करने का। यानी कि अब आपको मॉडल आंसर, ठीक है? मॉडल आंसर और शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। मॉडल आंसर कैसे तैयार करने हैं? देखिए, मॉडल आंसर तैयार करने का एक सिंपल सा और साधारण सा तरीका है। एग्ज़ाम्पल के लिए प्रश्न में जो है पूछ लिया जाता है कि आप जो है, अगर मान के चलिए प्रश्न में सीधा-सीधा आपसे जो है एक चीज़ पूछ ली जाती है कि आप प्रेमचंद की कहानियों की संवेदना बताइए, प्रेमचंद की कहानियों में शिल्प को बताइए, जयशंकर प्रसाद की संवेदना बताइए, उनके शिल्प को बताइए, ठीक है?
तो अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते तो आपको अब कोशिश करनी है कि हर टॉपिक से कम 8 कम से कम 8 से 10 मॉडल आंसर पहले ही तैयार करके रखने हैं, जिनसे कि उस विषय का पूरा स्पष्टीकरण हो जाए। जो बातें बार-बार घुमा-घुमा कर उसमें कह रहा है, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर गोदान की बात कर रहा है, तो गोदान में अगर वो बात कर रहा है किसानों की, बात कर रहा है अगर वो जातिवाद की थोड़ी बहुत दिखा रहा है, हालाँकि मेन तो किसानों का ही है। तो दिखा रहा है कि किसान साहूकार के साथ में कैसा है, किसान जमींदार के साथ में कैसा है, किसान जो है उसमें पीढ़ी संघर्ष के बारे में भी दिखाया गया। तो ऐसे टॉपिकों को आपको क्या करना है, एक मॉडल आंसर तैयार कर लेना और उसका शॉर्ट नोट्स आपका जो है तैयार होना चाहिए, जो एग्ज़ाम के टाइम तक आप बार-बार रिवीज़न कर लें, ठीक है? और फिर आपको संभावित प्रश्नों, पिछले वर्ष के प्रश्नों और इन सबको लिखने का प्रयास करना है। यही सब आपकी जो है आंसर राइटिंग हो जाएगी। इससे आपका टॉपिक जो है बेहतरीन रूप में तैयार हो जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया अपनानी है। इसके लिए अब हम सबसे पहले वाला टॉपिक जो है उठाते हैं। अभी जो हमने बात करी है तो सबसे पहला वाला कदम हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखने का उठाते हैं, ठीक है? और वो क्या है? वो हम ये देखेंगे पिछले वर्ष के प्रश्नों को, ठीक है? इसमें आपका हम जैसे कि कहानी और उपन्यास, मैंने अभी आपको बताया था कहानी और उपन्यास के बारे में। तो देखिए कहानी और उपन्यास में आपका पहले हमारे पास में प्रेमचंद आपको देखने को मिलेगा। प्रेमचंद है पहले। प्रेमचंद की कहानियों में आपको जो प्रेम मंजूषा नाम से जो है 16 कहानियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको 16 कहानियाँ मिलेंगी प्रेम मंजूषा, जिसमें आपकी जो कई सारी कहानी है, जिसमें आपका वो सदगति है, कफन है, ठीक है, दूध का दाम है। ये प्रेमचंद की बहुत सारी कहानी है, जिसमें रानी सारंधा है, शतरंज के खिलाड़ी है, ये सारी कहानियाँ देखने को मिलेंगी। ये प्रेमचंद कहानी और उपन्यास वाले हिस्से में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनसे सीधे-सीधे प्रश्न बहुत कम ना के बराबर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यही रहता है कि प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में बताइए, प्रेमचंद की कौन-सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है, प्रेमचंद की कहानियों के बारे में चर्चा कीजिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे में आपको देखने को मिलेगा राजेंद्र यादव की जो है एक दुनिया समानांतर, ठीक है? कौन-सी है? एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर में तुम्हारी 8 से 10 कहानियाँ हैं जो मुख्य कहानियों के रूप में जिन्हें हम पढ़ेंगे, कुछ गौण कहानियाँ भी हैं उसमें जो है। क्योंकि इन्हीं से जो है बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे परिंदे हो गई, चीफ की दावत हो गई, भोलाराम का जीव हो गई, ठीक है? इस तरीके की जो कहानियाँ हैं उनसे आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको पीवाईक्यू दिखाऊँगा तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में उपन्यास की अगर बात करोगे तो आपके 4 उपन्यास हो जाएँगे, जिसमें आपका गोदान है, महाभोज है, दिव्या है और मेला आंचल है। सिलेबस की दृष्टि से आपका जो है कहानी और उपन्यास में आपका बस इतना ही है, ठीक है? अब इसके अगर हम पीवाईक्यू की बात करेंगे तो पीवाईक्यू में आप थोड़ा-सा एक कदम और आगे बढ़ जाएँगे। देखिए, एक दुनिया समानांतर है, ठीक है? मैंने जो है थोड़ा-सा इन सबको अलग-अलग कर दिया। पहले प्रेमचंद को ले लीजिए, एक दुनिया समानांतर को बाद में लेंगे, पहले प्रेमचंद को ले लेते हैं। प्रेमचंद के बारे में क्या कह रहा है? प्रेमचंद के में देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सुनिएगा। प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के लिए सच्चे दस्तावेज हैं, सच्चे दस्तावेज हैं। इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये प्रश्न गोदान 2019 में पूछा गया था और गोदान के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है? अब प्रेमचंद के उपन्यास ने देखिए, अब शब्दों को तोड़िएगा, प्रश्न लिखने का तरीका ये है, आपको शब्दों को अलग अलग करके पढ़ना। प्रेमचंद का उपन्यास एक कैटेगरी हो गई, भारतीय कृषक जीवन जो है दो हो गए, के लिए सच्चे दस्तावेज हैं, ठीक है? इस कथन की सार्थकता बताइए। अब आपको बताना है ना कि कैसे कैसे गोदान के अंदर, गोदान हो गया और भी जो उपन्यास है उनके अंदर जो प्रेमचंद ने कैसे किसानों की व्यथा को बताया है, प्रेमचंद ने कैसे दिखाया है कि जिंदगी भर एक किसान जो है साहूकार के चुंगल में फंसा रहता है, ठीक है? वो जितना पैसा लेता नहीं है उतने का वो ब्याज भी भर देता है और तभी भी उसका कर्जा वैसा का वैसा ही रहता है। जो सारी की बातें गोदान में दिखाई, जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब उस पर देखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था 2020 में, जो प्रेमचंद का आदर्शमुखी यथार्थवाद पर चर्चा कीजिए। देखिए, प्रेमचंद की कहानियों में आपको दो तरीके का यथार्थ मिलेगा। एक है आपका आदर्शवादी यथार्थवाद और एक है यथार्थवादी यथार्थवाद, यानी चरम यथार्थवाद। शुरू के जो उनके 15 साल थे आपका 1915 से लेकर जो है और लगभग 1925 तक का जो टाइम था, 10 साल जो थे उनके, उसमें उनका आदर्शवादी यथार्थवाद देखने को मिलता है, जिसमें वो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने भी कहानियाँ पढ़ी होंगी वो देखा होगा, उन्होंने नहीं पढ़ी है जिन्होंने वो आगे देख लेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप देख लीजिएगा उन जो, ठीक है? तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। दूसरा है चरम यथार्थवाद, यानी जैसी घटना घटित हो रही है, किसी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसी घटना घटित हो रही है उस घटना को वैसे के वैसे ही दिखाना, बिल्कुल एकदम। तो ये उनका चरम यथार्थवाद हो जाएगा। फिलहाल हमें इसमें जो है आदर्शवादी यथार्थवाद के बारे में लिखना, ये 2020 में पूछा गया था।
उसके बाद 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेमचंद के उपन्यास लेखन की उनकी दृष्टि का विकास किस रूप में हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रेमचंद के उपन्यास लेखन में उनकी यथार्थ दृष्टि का, अब यहाँ इनके जो इनके जो गबन हो गया, ठीक है, कर्म भूमि हो गई, ठीक, इन सब के बारे में जो मिला जुला के हम लिख देंगे। वो जब मैं क्वेश्चन आंसर लिखने बैठेंगे तब उसको मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अभी शॉर्ट में क्लास है तो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। इसके बाद एक दुनिया समानांतर है, तो एक दुनिया समानांतर से जो प्रश्न आए तुम्हारा वो कैसे आए, जिंदगी और जोक में रजुआ की, जिंदगी और जोक में रजुआ की, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, तो ये रजवा नहीं रजुआ है यहाँ, ठीक है, ये रजुआ, एक सेकेंड देख लो आप कैसे वाला रजुआ है, रजू ये वाला रजुआ है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है कि जिंदगी और जोक में जो रजुआ की जी विशा पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। जी विशा पर जो है प्रकाश डालिए। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। ये एक दुनिया समानांतर के मैंने क्वेश्चनों को कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से तैयार करने हैं। फिर कह रहा भोला राम के जीव में हरिशंकर परसाई, ये उसके राइटर का नाम है, कि व्यंग चेतना पर प्रकाश डालिए, यानी भोला राम का जीव जो एक कहानी है वो व्यंगात्मक है, ठीक है। तो किस प्रकार से हरिशंकर परसाई ने जो है किन किन चीज़ों पर व्यंग किया है, वो सारी चीज़ों के बारे में, उन चेतना पर उनके पर प्रकाश डालना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। फिर कहना है नई कहानी की अवधारणा के संदर्भ में निर्मल वर्मा राइटर की परिंदे कहानी की समीक्षा कीजिए। तो मैंने अभी बताया ना, उसमें से 8 से 10 कहानियां हैं एक दुनिया समानांतर की जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम एक बार बातचीत कर लेंगे। फिर चीफ की दावत में नौकरशाही में मानव मूल्यों का अधपतन तथा 2 पीढ़ियों के अंतराल का सूक्ष्म निरूपण पाया जाता है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब देखिए चीफ की कहानी एक दावत, चीफ की दावत एक कहानी है जिसमें कि एक एक अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके यहाँ उसका सीनियर आता है, एक जूनियर के यहाँ एक सीनियर आता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। और वो जो सीनियर आता है तो वो जूनियर अपनी माता को जो है कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि वो बूढ़ी होती है, कहता है कि मेरा साहब जो है वो उसको बुरा ना लग जाए, तुम बूढ़ी हो, खर्राटे लेती हो, ठीक है, इस तरीके बहुत सारी बातें उठती हैं। तो अपनी माँ को कमरे में बंद करके रखता है जब तक वो साहब वहाँ से नहीं जाता है। अंत में आकर वो साहब जो है उस माँ के द्वारा जो काम किया जाता है, स्वेटर बुना जाता है, उसी से जो है वो खुश हो जाता है। तो इस तरीके की इसमें कहानी देखी जाती है, ठीक है। जब कहानी पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे। कुल मिलाकर वो चाहता है कि उसका सीनियर उसके घर आए, खा पी के जाए और उसको प्रमोशन दे दे। इसलिए तो कह रहा है कि नौकरशाही में मानव मूल्यों का अधपतन, यानी उसको घर बुलाकर एक तरीके से खिलाना पिलाने का मतलब, उसकी एक खातिरदारी का मतलब, उसको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है। फिर चीफ की दावत से ये 2023 में पूछा गया था। 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानव मूल्यों के विघटन का जीवंत दस्तावेज है। यानी कि अवसरवादिता कैसे, जब जूनियर को मौका मिला तो अपने सीनियर को जो है सेटिस्फाई करने के लिए अपने घर बुला लिया उसने, ठीक है। तो क्या अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन, मानवीय मूल्यों का विघटन क्या है, सीनियर घर आ रहा है तो अपनी माँ को उसने कमरे में बंद करके रखा पूरा टाइम जो है, क्योंकि वो बूढ़ी है, ठीक है। उसका एक जीवन दस्तावेज है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये एक बहुत ही शानदार जो है कहानी हो सकती है। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी, अभी तक हमने प्रेमचंद के बारे में डिस्कस कर लिया, एक दुनिया समानांतर के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जो है अब अगली क्लास में हम जो गोदान से पूछे गए प्रश्न, ठीक है, महाभोज से पूछे गए प्रश्न, उसके बाद दिव्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, दिव्या के बाद में मेलांचल हो जाएगा। इन चारों के बारे में जो है हम अच्छे से जो है बातचीत करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस क्लास को यहीं पर इतना ही रखते हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर आप एक बार इस क्लास को अच्छे से फॉलो करिए, आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। एक बिल्कुल एक कंसाइज वे में, ठीक है, आपको एक सटीक रास्ता मिल जाएगा इसमें जो है किस तरीके से करना। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको जो बेहतर लगता है, ठीक है। या तो आप इतनी मोटी मोटी किताबों को लेकर बैठे रहिए, उनको रटते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलने का। या शॉर्ट में पहले उस एरिया को सिक्योर करिए जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 80% नंबर सिक्योर हो जाए कम से कम, ठीक है। तो इसके बाद हम जो अगली क्लास, और आज पुराना साल ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और आज से ही मैंने एक नई चीज़ की शुरुआत कर दी है, तो कल से आपको इस पर रेगुलर वीडियो भी मिलता रहेगा, ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। तो सभी को जो है एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। सभी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करिए। धन्यवाद।